डॉक्टर सुदीपा राय मैम आई हैं मानव संग्रहालय से, और हमारे कुछ जितेंद्र रावत जी आए हैं आप लोगों को पता है तो आपसे मिलने के लिए। मैं आशा मिश्रा कोषाध्यक्ष से अनुरोध करूँगा कि आप सुदीपा राय मैम का स्वागत करें। वीरता से अनुरोध है वो आए और जितेंद्र रावत जी का स्वागत करें। सोसाइटी खुद ही गौरवान्वित महसूस कर रहा है आपको, आप सम्मानित कर रहे हैं। संस्था के उपाध्यक्ष नरेंद्र शुक्ला जी से अनुरोध है वो आए और मैम का स्वागत करें। फोटो लो मैम। अर्चना जी से अनुरोध है रावत जी का अभी लगभग 1 घंटे की प्रस्तुति है। नाटक नगबेसर है, प्रणीत सर रेणु का लिखा हुआ रिपोर्टाज है और उन्होंने अपनी आत्मकथा इस कहानी के माध्यम से की है। वो प्रस्तुति हम आपको सामने प्रस्तुत करें। सब लोग अपने मोबाइल साइलेंट या स्विच ऑफ कर लें। उसके बाद 10 मिनट के बच्चों की प्रस्तुति है जो बच्चों ने तैयार किया। चलिए रेडी, बैठ जाओ। चित्रगुप्त ने चिंतातुर होकर एक लंबी सांस ली और हिंदुस्तान के लक्ष्य की ओर देखा। अपनी लेखनशाला के लेखपालों की ओर मुड़कर बोले, नहीं, इस जीव का जीवन लेख मैं खुद लिखूंगा, मुझे ही लिखना होगा। तब भारतवर्ष के मानचित्र में बिहार प्रांत के पूर्णिया जिले के एक उजाड़ झाड़ झंकार जंगली इलाके वाली भूमि पर उंगली डालकर बोले, यहाँ इस गांव में एक ऐसे व्यक्ति को भेजा जा रहा है जो एक ही साथ सुर और असुर, सुंदर और असुंदर, पापी और विवेकी, दुरात्मा और संत, आदमी और सांप, जड़ और चेतन सब कुछ होगा। धरती की मांग पर इसे विशेष रूप से भेजा जा रहा है। अतः 4 मार्च 1921 ईस्वी शुक्रवार को
उस उजड़े और आही हिंगना गांव में जब आम की डालियां मधुमयी मंजरियों से झुक गई, आहा हा हा, फगुनिया हवा मधु से माती धूम मचाने लगी, तभी नकबेसर लेकर उड़ भागने वाला कागा अचानक अमंगल की आशंका से अशुभ और डरावनी भागा है बोला, उसकी चोंच से छूटकर नकबेसर धरती पर गिरा और त्राई त्राई कर उठा। एक अंधकूप घर के गुप अंधेरे में इलाके की मशहूर डायन बूढ़ी की जलती नजर कुछ ढूंढने लगी तथा अपने पतू के कोख से निकली हुई संतान को पुलिंग पाकर परम प्रसन्न हुई, किंतु उसके धतूरे ऐसी बीच की काली काया को देखकर घृणा से मुंह बनाते हुए बोली, अरे ये धतूरिया कहाँ से आ गया? छठी की आधी रात तक चित्रगुप्त जी लेखनी थाम कर बैठे रहे। श्रीमान धतूरी नाथ को छठी के एक दिन पूर्व से ही छींके आने लगी। डायन दादी ने चांद मड़वा नामक प्रसिद्ध वन औषधि की कोमल पत्ती को घी के चिराग में सेककर इनके ब्रह्मांड पर रखा। अरे किंतु नवजात जीव के रोदन और चीकन में कोई कमी नहीं। दादी घबराई और बोली, चांद मड़ुआ की पत्ती भी नहीं मानती है सर्दी। और बच्चे की आवाज जब बिल्ली के मरियल बच्चे की तरह सुनाई पड़ने लगी तो उसके 6 दिन के बाप से रहा नहीं गया। भुटिया घोड़े पर सवार हुआ, एड़ लगाई और घोड़ा हवा हो गया। शहर पहुंचकर गोपाल बाबू डॉक्टर को सब हाल सुनाया। विनय की मुद्रा में हाथ जोड़कर खड़ा रहा। गोपाल बाबू डॉक्टर ने भी सब हाल सुनकर अलमारी से एक बोतल निकाली जिस पर लोहे की तार की जाली मड़ी हुई थी और लेबुल पर एक अंग्रेजी में कलापूर्ण दस्तखत किया हुआ था। दवा की शीशी घर पहुंची तो चूहे की बच्चे की तरह ची ची करते हुए शिशु के चेहरे पर अचानक चमक खिल गई। वो मुस्कुरा पड़ा, आंखें मूंदे ही जैसे उसे मन चाहिए चीज मिल गई हो। दवा की उसे जो 4 बूंदें चटाई गई उसमें अमृत की एक ही बूंद थी। बाकी 3 बूंदों की आग को उस नवजात नीलकंठ ने अपने नन्हे से कलेजे पर झेल लिया। छठी की आधी रात कहा भी गया है, होनहार बिरवान के होत चीखने पार सियारों के दल ने करुण स्वर पर सामूहिक विलाप करना शुरू कर दिया। मरघट के बूढ़े पीपल पर बैठे लोलुप और कुत्केन राजगिद्धों ने अपने डैने झटपटाए। उल्लू ने कचमचाकर रात होने की सूचना दी। पुरैन के पात पर पड़े धड़कते कलेज से जुड़ा सोया नकबेसर। तभी चित्रगुप्त जी मुस्कुराकर बोले, अहो, इस शैतान संत की जीवन कथा अवश्य ही मद मधु और हलाहल में लेखनी बोरकर बारी बारी से लिखने योग्य है। और उन्होंने ऐसे ही किया और उन्होंने लिखा, जातक का नाम पहले फणीचंद्र पड़ेगा जो गांव घर में फनिंदर से फुनेसर से फुलेसर कहलाता हुआ और फणींदर कैसन हो भैया, बाद में अपने को फणीश्वर नाथ रेणु के नाम से प्रसिद्ध करेगा। जातक ने चूंकि छठी की रात को दूध के बदले नीट यानी खालिस जॉन एक्स्ट्रा नंबर 1 का पान किया, इसलिए 6 वर्ष की उम्र से ही शीशी बोतल में रखे हर तरल पदार्थ को पीने की चीज समझेगा। सुख संचारक कंपनी की मशहूर दवा सुधा सिंधु हो अथवा डॉक्टर एस.के. वर्मन की अकरपुर का लिखी विराम, चाहे कि रासन तेल, इसके ब्रह्मांड पर चांद मड़ुआ की जड़, इसकी जड़ हाई ब्लड प्रेशर और पागलपन की रामबाण औषधि है। इसके माथे पर रखी गई थी। इसके जड़ी बूटी के नाम पर भांग, धतूरा, गांजा, चरस, चंडू, अफीम संख्या सेवन करके सिद्ध होने की चेष्टा करेगा। वैष्णव परिवार में जन्मे शांत पुत्र की बाल लीला को देखकर इसके माता पिता चिंतित रहेंगे। सर में तेल, आंखों में काजल लगाने के डर से सारा दिन धन खेती में भागकर धान रोपने वाले मजदूरों के साथ पानियों कीचड़ में केकड़ा मछली पकड़ता फिरेगा और फिर घर लौटकर गुनगुनाती हुई आग में भूनेगा। वैष्णव परिवार के चुआ चंदन धूप धुनामय वातावरण में चलते हुए जीवों की चिड़ाई गंध फैल जाएगी। नकबेसर लेकर भागने वाले कागा के साथ से 7 वर्ष की उम्र में ही प्रेम बाण से घायल होकर कहां चले विरह व्यथा में तड़प तड़प कर महीनों रच जगा करेगा। आलस्य की बुनियाद उन्हीं दिनों पड़ेगी
इसीलिए जीवन यात्रा पथ में जवानी में कदम रखने के बहुत पहले ही जहां छाव दिखेगी वहां रुककर जीवन भर सुस्ताना चाहिए। आलसी, क्रोधी, कामी, ये मनुष्य एक नंबर का लोभी होगा। शुक्रवार को इसने जन्म लिया, इसलिए इसका शुक्र प्रबल रहेगा और उसके प्रबल प्रताप से हर तरह के सुकर्म कुकर्म का भागी रहेगा। मसलन चोरी, डकैती, हत्या के इल्जाम से लेकर चीटिंग बाजी, श्रम चोरी तक। नकबेसर वाली ने अपने नकबेसर को फिर से पाकर आनंदातिरेक में दोनों आंखों से लगाकर अपने गले से चिपका लिया। इसलिए थोड़ा पुष्प, थोड़ा यश और स्वल्प अर्थ भी अर्जन करेगा। वाह वाह, क्या लिखा है, वाह 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 वाह, क्या लिखा है, वाह। हो गया? हाँ हो गया। नहीं और कुछ बचा तो नहीं? नहीं, लिख डाला सब। नहीं और कुछ गुड़ गोबर का नाम कर लीजिए। है इतना बढ़िया लिखा है। लीजिए संभालिए। हाँ, अरे कहाँ जाता है तुम, रुका। जो अभी गुड़ गोबर किए हैं ना, उसको भोगने भी जाना पड़ेगा। जा भोगो। भगवान चित्रगुप्त जी ने जो जीवन लेख लिख दिया वो भला कैसे मिटे? मुझे उनकी स्क्रिप्ट के हिसाब से चलना पड़ रहा है, चल रहा हूँ। इसलिए जीवन राह में मुझसे जो कुछ भी बुरा या भला हो रहा है, होने वाला है, उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं, क्योंकि लिखने में तो कुछ लगता नहीं है, भोगना पड़ता है अदा करने वाले को। और जीवन के सुख और दुख को भोगने के लिए बनाई गई इस माटी की काया का भला इसमें क्या दोष है? ऐसे अश्लील रचना लिखने वाले को मैं कभी माफ नहीं कर सकता। इरादा है जब लिखूंगा कुछ रख ढक कर नहीं लिखूंगा, अपने जीवन काल में ही उसे प्रकाशित करके सारी विवादास्पद बातों की सफाई करके ही इस धराधाम से जाऊंगा। यहाँ से जाने के पश्चात प्रकाशित होने वाले संस्करण में मेरी जो नंगी तस्वीर छपेगी उसकी व्यवस्था करके ही जाऊंगा। बाहर से कटी गंजी और अंडरवियर पहनकर खिंचवाई गई अपनी तस्वीर छापने की इजाजत मैं भी दे सकता हूँ। आज आत्मरेखा चित्रण के नाम पर उस बृहद ग्रंथ की विषय सूची संचित व्याख्या सब प्रस्तुत है। विषय सूची के प्रथम अध्याय का बतौर एक अंश संचित व्याख्या सुनिए। मसलन कागा के श्राप से प्रेम बाण में घायल होने वाली बात को ही ले लीजिए। हमारे गांव के एक किनारे कच्ची सड़क गई और सड़क के किनारे ही हम लोगों का कलमी आमों का बड़ा सा बगीचा है और बगीचे के आसपास ही एक पुराना पाकड़ का पेड़ था जहाँ पर राही बटोही बैठकर सुस्ताते थे। वहाँ पर गाड़ियाँ रुकती, गाड़ियाँ लगती। किसी भी दुल्हन की सवारी को देखकर हम दल बांधकर चिल्लाने लगते, लाल डोली लाल कन्हैया पान खाए, लाल डोली लाल कन्हैया पान खाए। चल 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 चल। लेकिन वो दुल्हन नहीं थी किसी। गाड़ी रुकी और वो अपनी माँ का हाथ पकड़कर उतरी। लाल सालू की घेरदार घाघरी, कानों में रुपए के नन्हे नन्हे झुमके और माथे में सिंथमन। सिंथमन के चांद पर हरे कांच का टुकड़ा जड़ा। सूरज ने आम की पत्तियों को हटाकर उसे झांक कर देखा। मेरी आंखों के आगे 7 रंगों के तरंग। चल 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 देख देख चल चल। संयोगवश मैं भी अपनी माँ के साथ था। हमारी माताओं ने आपस में बातें की, एक दूसरे से परिचित हुई, किंतु मैं उसे देखता था एकटक। मेरी सारी काया में रोम रोम में एक अपूर्व राग गूंजने लगा। फिर हमारी माताओं ने हमारी चर्चा की। उन दिनों बारी बारी से मेरे माता और मेरे पिताजी भी किसी भी आगंतुक से ये कहना नहीं भूलते थे, इसे हिंदी और वंदना दोनों रामायण की कई चौपाइयाँ कंठस्थ हैं। ये गाता भी है। इसे रामायण की कई कांडों की चौपाइयाँ, दोहे, सोरठे कंठस्थ हैं। पर मुझे उस दिन यही पंक्तियां याद आई थी। मन जाहि राखहु मिलहि सोबर, सहज सुंदर सावरे, करुणा निधान सुजान, शील स्नेहु जानत रावरे। उनके बैल सानी पानी खा पीकर तृप्त हुए। उनका गाड़ी बान गांव में जाकर तंबाकू पी आया। तब चलने की तैयारी शुरू की। चल चल चल
चल चल चल चल तेज। चल 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 तेज तेज। चल चल चल। मुझे लगा मेरा सब कुछ जा रहा है, मैं जोर जोर से रोना चाहता था। चल 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 तेज 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 चल। मैं भगवान से विनती करने लगा, हे भगवान, इस गाड़ी का पहिया टूट जाए, थोड़ी देर के लिए और विलंब जाए ये गाड़ी। लेकिन दूर जाने वालों की गाड़ी ऐसी ढीली ढाली नहीं होती कि किसी की मनोती कबूल कर बिगड़ जाए और गाड़ी चल पड़े। चल 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 चल। उसने चलते चलाते अंतिम बार मुझसे आंखें चार की। उसके सितमन के चांद पर फिर 7 रंगों के तरंग। चल 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 तेज। घर लौटकर मैंने 1-1.5 घंटे में ही उस मंद मंद हासिनी सुहासिनी अबोली भोली घाघरी वाली छोरी के बारे में माँ से घुमा फिरा कर कई प्रश्न पूछे। और खाते समय मैंने पूछा, माँ उन लोगों ने क्या खाया होगा? तब माँ तनिक हंसकर बोली, पूरी तरकारी और हलवा। अब यहाँ कौन बताए कि उन लोगों ने क्या खाया होगा? वैसे तू इतनी बातें क्यों पूछता है? वो छोरी तुझे पसंद है? ब्याह करेगा? मैंने लाश से दूध के कटोरे में आंखें गड़ाते हुए कहा, धर 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 धर। लेकिन धर कहने से क्या होता है? वो मुझे पसंद थी। और मन में ये बात उपज गई कि झूठ बोलना छोड़कर यदि झूठ लिखा जाए तो वो पाप पुण्य में बदल सकता है। और अब तो झूठ का जहाज ही चला रहा हूँ, पेशा ही यही है। क्या बेटा धर। किंतु आज अपने बारे में कुछ लिखते समय करीब आधा दर्जन लंगोटिया यारों की याद आ रही है। और प्रणिंदर कैसे हो? एकदम बढ़िया भैया। पंचायत चुनाव आ रहे हैं। अच्छा, अब की बार वोट हम ही को जाना चाहिए, अभी बता ही दे रहे हैं। चलते हैं, राम राम। राम। ए भैया इधर हो जाइए हमको जाने दे। अरे भैया बढ़िया। अच्छा, हमारे रोज कसरत क्या करो। देखो हम तुम्हें एक नई कसरत बताते हैं। ये देखो, ये ऐसे और ऐसे होगा तो उठो उठो उठो। ज्यादा नहीं मत किया करो, फटफटा जाओगे किसी को। जाओ। कौनो किताब लिखे कि नहीं? नहीं, अभी तो नहीं लिख पाए। लिखो तो बताना। जी जरूर बताएं। और मनिंदर बहुत खुश नजर आ रहे हो। ऐसे ही खुश रहोगे, माँ बाप की सेवा करो, ठीक है, आशीर्वाद मिलेगा। चलते हैं। राम राम। राम राम फरिंदर भैया। राम राम। और खेती बाड़ी कैसे चल रही? बस ठीक ही चल रही। चलो बढ़िया, चलते हैं भैया। वे किसानी करते हैं, गाड़ीबानी करते हैं, पहलवानी करते हैं, शिक्षक हैं, एमएलए हैं, भूतपूर्व क्रांतिकारी और आज के सर्वोदयी हैं, पान की दुकान चलाते हैं, वकील हैं, मुहर्रिर हैं, चोरी करते हैं, डकैती करते हैं। हर वे सभी अपना पेशा करते हुए मेरी रचनाओं को सदा खोज कर पढ़ते रहते हैं। उनमें अपने जीवन की छायाओं को ढूंढते हैं, आपस पर मिलने पर बातें करते हैं और जब कभी मुझसे मिलते हैं तो मुझे छेड़ते हुए कहते हैं, साले वो जो लिखा था सो तो वहां वाली बात है ना। एक बार मेरे एक पूज्य शिक्षक ने मुझसे पूछ लिया था। अच्छा एक बात बताना, तो अफीम खाकर आत्महत्या करने वाले की जो मूल घटना थी, उसकी कहानी में जो मूल भाव था, कहीं वो? उनके इस प्रश्न पर मैं अपने चेहरे पर लगा यशस्वी लेखक का मुखौटा विज्ञ जनोचित हंसी नहीं हंस सका। सक पकाकर उनसे बस इतना ही कह पाया, शायद उस मूर्खतापूर्ण घटना की ग्लानि के कारण मैं उसे भूलता गया और सच कह रहा हूँ सर, अभी आपने कहा तो मुझे अचानक से याद आया। तो कहने का तात्पर्य यह है, अपने बारे में अथवा आत्म परिचय देने वाले किसी भी लेख में मैंने किसी बात या घटना को जरा भी तोड़ा या मरोड़ा तो जो जहाँ है वो मुझे गालियाँ देंगे। दोस्तों से हार जीत की बाजी लगाकर प्रतिज्ञाबद्ध हूँ। अपने बारे में जब लिखूंगा बेपर्द होकर लिखूंगा। अपने जीवन में उसे प्रकाशित करने का भी साहस ना हो
लेकिन जीवन लीला समाप्ति के बाद उसे किसी प्रतिष्ठित और जिम्मेदार प्रकाशक को दे जाऊंगा। बतावा फरिंदर, कुछ बतावा। नेपाल के जंगलों में मचान पर बैठकर जिन मित्रों के साथ मैंने शेर का शिकार किया, वो फिलहाल ऐसी स्थिति में नहीं कि मेरे डींग का विरोध कर सके या मेरी हास्यास्पद स्थितियों का रोचक वर्णन ही सुनाकर मुझे छोटा बना सके। अपने जिले के 30% गांवों में गया हूँ। 5 गांव 5 परिवारों में वर्षों रह चुका हूँ और टीबी से पीड़ित होकर लगातार 1 वर्ष तक अस्पताल में भी लेटा रहा हूँ। कंप्लीट रेस्ट का अर्थ है सोए सोए सभी कार्य। हाँ, नेपाली और बंगला भी लिख पढ़ लेता हूँ। उर्दू के रोजाना अखबारों की सुर्खियाँ और मासिक पत्रिकाओं की कविताएं टटोल कर पढ़ समझ लेता हूँ। गजब फरिंदर, गजब। मैला अचल की प्रसिद्धि के बाद चेहरे पर एक मुखौटा धारण करके जी रहा हूँ। घुटकर मर नहीं जाता। कारण है, मैं हर दूसरे या तीसरे महीने अपने गांव जाता हूँ, जहाँ पर घुटने से ऊपर धोती या लुंगी पहनकर गांव के खेतों, मैदानों और गलियों में घूमता हूँ। फनिंदर, कवाई बा। राम राम। राम राम। कवाई बा चला ताड़ी। बस गांव घूमा। हाँ, काफी बदल गई बा गांव। राम राम भैया। अरे अरे, हाउ भरा है अभी भी। हाँ भरा। तो जा खाली कर। अरे राम राम काकी, हम बाड़ी फनिंदर तो आते रिखा आया है। अरे नाच के मीठे दही जले के हमारे तेरी खाए, बताई तो का, बताई तो का। बूढ़ी काकी के चक्कर में तुम्हारी तो जय हो। अरे तुम्हारी भी जय हो। साले सुधरे नहीं तुम, हैं? अरे राम राम। इनसे महरिया छोड़ के चली गए रहे तुम कहाँ देखे। यहाँ अश्लील से अश्लील गालियों के बगैर कोई किसी से बात नहीं करता। पशु और पक्षी की माँ से निकटतर संबंध स्थापित करने की तमन्ना होती है यहाँ के लोगों में। जी हाँ, मैं भी देता हूँ गाली, लोग मुझे भी देते हैं। अश्लील से अश्लीलतर घटनाएं यहाँ दिन रात घटती है। एक से एक चोरी, एक से एक क्राइम। जी हाँ, मैं भी कर चुका हूँ। गाँव जाकर मुखौटा उतार के फेफड़े सेक लेता हूँ और सूरज की आंच में अंग प्रत्यंग को सेक आता हूँ। भैया जाए थे बहुत दूर से। अरे थोड़ा मुंह डर करो, छीटा हो रहा है यार। और मुंह को दूर कर लो। तुम लोग सारे एक ही जगह रोड भाई जाते हो आके, समझ में नहीं आती। सिद्धू भैया, रात में घरे से बहुत आवाज आत रही। कब बहुजी पीटत रही। लाज तो न लागे तानी। दिन रात दूसरे के घरे में कान लगाए रहे, ओकर प्रभाकरा के नहीं देखते आ। जब से सारे के काज भा है, दिन भर घर में पड़ा रहे और रात के भैंसिया ढील के सबके खेती चराए। और पटना आते समय भद्रता का मुखौटा ओढ़ लेता हूँ, लेकिन अब इसे उतार फेंकना चाहता हूँ। चित्रगुप्त जी के प्रताप से उनकी चालीसा में जो जो चरित्र मैंने किए हैं उसकी मोटी मोटी बातें बता देता हूँ। इन बातों का उनकी रचना प्रक्रिया से क्या संबंध है, क्या हो सकता है, वो विवेकी पाठक गण ही जाने। पेशे के नाम पर मैंने राजनीति को छोड़कर या उसे भी पेशे में ही जोड़ा जाए, जो जो काम किए हैं उसकी तालिका प्रस्तुत है। मित्र की मिठाई की दुकान में मैनेजरी कर चुका हूँ 3 महीने। शहर के प्रतिष्ठित पुस्तकालय में लाइब्रेरियन पूरे 9 महीने तक। एक राइस एंड ऑयल मिल की नौकरी दूर देहात में जाकर धान खरीदने की, सिर्फ 3 दिन। और ऑल इंडिया रेडियो में पूरे 2.5-3 वर्ष। नमस्कार, ये आकाशवाणी का पटना केंद्र। कुछ देर में आप सुनेंगे फणीश्वरनाथ रेणु के मुख से नाटक का विवरण। दासानुदास ने अपने दास जीवन में काफी लाभ उठाया। इंकलाब जिंदाबाद! इंकलाब जिंदाबाद! इंकलाब जिंदाबाद! राजनीति में मैंने स्टूडेंट फेडरेशन से लेकर किसान सभा, मजदूर आंदोलन, 2 मुल्कों की आजादी के आंदोलन में सशक्त सक्रिय भाग लिया है और गुरिल्ला लड़ाई लड़ चुका हूं।
अरे बाप रे! बरसों जेल में रहा हूँ, सेल की सजा भोगी है और लाठियां खाई हैं। यार किसका लड़का है, पूरे गांव का माहौल खराब कर रहा है। अरे यार संस्कार दिए माँ बाप ने यार, ऐसे लोग गांव से बाहर निकालो। प्रेम नहीं, प्रेमों में पड़े हैं। प्रेमी बनकर 3-4 सालों तक प्रेमी के निरालेपन। यहाँ इन्हें पंडित राधेश्याम कथावाचक अभिमन्यु नाटक का वो गीत बड़ा गाने का मन कर रहा है। जरा गा लेने दीजिए सस्वर। ओ देखो प्रेम का पंथ निराला, ओ देखो प्रेम का पंथ निराला, हाँ देखो प्रेम का पंथ निराला, हाँ देखो प्रेम का पंथ निराला, हाँ देखो प्रेम का पंथ निराला। भाई ठोकरे खाते फिरने का भी नहीं करना। प्रेम नगर में कई घर बसाए, सब संसार को तज कर। कई घर आंधी और तूफान में उड़े, तो किसी में घर के चिराग से आग लगी। कहीं घर अभी बरकरार है, कहीं दिलों में फिर घर। साहित्य पठन पाठन रामायण महाभारत पंचतंत्र, मेला छापनी, बेटी बेचवा, बटोहिया, नंदी भौजिया, विदेशिया, सिंहासन बत्तीसी, बेताल पच्चीसी, चंद्रकांता, बकौल मरहूम बिमल मामा। चंद्रकांता के बाद कोई भी उपन्यास प्रकाशित ही नहीं हुआ। बेहतर है कि मैं अपनी पढ़ाई लिखाई की बात को गोल कर दूं, क्योंकि स्वयं चित्रगुप्त जी मेरे जीवन का लेख लिखते समय अन्यमनस्क हो गए थे। अपने बारे में जब भी कुछ लिखना चाहा, जीवीएस की मूर्ति उभरकर सामने खड़ी हो जाती, आंखों में व्यंग और दाढ़ी में एक भेद भरी मुस्कुराहट लेकर कलम रुक जाती। अपने बारे में सही सही कुछ लिख पाना संभव ही नहीं, कोई लिख ही नहीं सकता, इसलिए मैं इस ओर से निश्चिंत था। मित्रों ने आईने के सामने नंगा होने को कहा, किंतु मैं अपने चेहरे पर पड़ा यशस्वी लेखक का मुखौटा तक नहीं उतार सका। कथा दशक की योजना की घोषणा हुई तो मन फिर से चिंतातुर हुआ। कथा के साथ 2 तस्वीरें चाहिए थी, एक बाहरी सूरत की और दूसरी भीतरी सूरत की, या फिर तस्वीर के साथ 2 कथाएं। भाई मार डाला। भाई राम कुमार ने कई स्केचों के माध्यम से आत्मकथ्य प्रस्तुत किया और ईर्ष्या के मारे मेरा दिल जलने लगा। कहना नहीं हो गया, मन कुंठित हो गया, कलम कटा गई, तकाज़ी की ध्वनि क्रमशः तीव्र से तीव्रतर होती गई। मैं चुपचाप बैठा रहा, क्या करूं, औंकना आता नहीं। भाई रविंद्रनाथ, रक्षा करो गुरु, स्मृतिर पटेल जीवनेर, छवि के आ किया जाए, जानी ना आर भीतरेर दिके, संगे संगे या का चलिते छे। कवि की इन पंक्तियों को पढ़कर अवसाद हुई। मैंने भी अपने स्मृति भंडार के दरवाजे पर लटकता हुआ ताला खोला, किंतु द्वार खुलिया देखी लाम, जीवनेर स्मृति जीवनेर इतिहास नहीं, तहा कोई अदृश्य चित्रकार है स्वस्थ है रच। 6-7 साल की उम्र में मैंने अपने माता पिता को अपने संबंध में बड़े ही सहज ढंग से एक अद्भुत कहानी सुनाई। तटके और घनघोर आर्य समाजी पिता के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी और उन्होंने मां को बुलाकर कहा, सुनती हो? क्या है? सुनो ये क्या कहता है। मैंने भी मां से स्पष्ट शब्दों में कह दिया, तुम मेरी मां नहीं हो। मेरी मां ने मुझे एक मिट्टी के हंडी में बंद करके नदी में डाल दिया और हंडी बहते बहते घाट पर जा लगी, वहीं मिला हूं मैं तुम्हें। फिर मां ने पिताजी से कहा, मैंने मना किया था ना, बच्चे की बोली साफ साफ फूटी नहीं कि रामायण महाभारत पढ़ाने लगे। उसी का नतीजा है, माथाना खराब हो जाए बच्चे का। मैंने जारी रखा, मुझे पूर्व जन्म की भी बातें याद है। मैं स्कूल में पढ़ता था। आहा, कितना सुंदर था हमारा स्कूल। चारों ओर रंग बिरंगे फूलों की क्यारियां, पोखरे में पुराइन के फूल, और एक दिन मैं फूल लौटने के लिए गया। ये क्या कर रहा है तू? यहाँ बैठ। आइए फूफा जी, गजोधर जी आप भी बैठिए।
ये मेरा बेटा फरिंदर है। इसे रामायण की सभी चौपाइयाँ, महाभारत के श्लोक कंठस्थ हैं। ये बहुत ही बढ़िया गाता है। बेटा तो सुनाओ। उन दिनों घर पर आए हुए प्रत्येक प्रतिष्ठित आगंतुक अभ्यागतों के सामने इन्हें पेश किया जाता है। ये बारी बारी से काशीराम, दासी महाभारत, चंडीवास रामायण और रामचरितमानस के गीतों और पर्वों का सस्वर पाठ करने लगते। सुनने वाले चकित रह जाते जब ये अर्थ समझाने लगते। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका ना चौनम क्लेदन्त्यापो न शोष्यति मारुता। अर्थात श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ये आत्मा अमर है, इसे आग जला नहीं सकती, पानी इसे डुबो नहीं सकता, हवा इसे सुखा भी नहीं सकती, ना ही कोई हथियार इसे काट सकता है। ये आत्मा नष्ट नहीं हो सकती। वाह क्या बात है बेटा, रामायण की चौपाई सुनाओ। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, राम सिया राम जय जय राम। वाह क्या बात है, मन प्रफुल्लित हो गया। देखिएगा आपका पुत्र आगे चलकर आपका नाम रोशन करेगा। नमस्कार। उन्हीं दिनों की बात है, गांव में वैष्णव भिखारियों का एक दल आया हुआ था। वे बंगला कीर्तन गा गाकर भीख मांगते थे और मर्द एक तारा बजाता और औरत करताल बजाकर गाती थी। वो जब मेरे दरवाजे पर आए, मैं भी खोल बजाकर कलंक भजन गाने लगा। कृष्णा चूरी कई लोगों मार, अमर सुनारे गेंडुए। वैष्णवी मेरा गीत सुनकर हंसी, फिर फूट फूट कर रोने लगी, फिर करताल बजाकर गाने लगी। सई के वासुनैले श्याम, नाम कानेर भीतर दिया, मरने पास को आकुल, करील मोर प्राण। वैष्णवी का गीत सुनकर मैं भी रोने लगा। मुझे लगा वो मेरे अपने लोग हैं, मुझे यहाँ जबरदस्ती रखा गया। वो मेरे अपने लोग हैं, मुझे यहाँ जबरदस्ती रखा, वो मेरे अपने, वो चोर बनवास काम चोर, भागो नहीं चलान कटवा दूंगा। वो मेरे अपने लोग हैं। चल तू अंदर, अपने लोग चल अंदर। शायद हर बीमार आदमी अपने लड़के को पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाना चाहता है। सभी मुकदमेबाज पिताओं की तमन्ना होती होगी उनका बेटा वकील बने। मेरे पिता भी मुझे वकील बनाने का सपना देखते थे। वे सदा कचहरी से लौटकर आते और मेरे सामने तारा बाबू, निशी बाबू तथा हसन इमाम वगैरह वकील बैरिस्टरों के जिरह बहस का जीता जागता चित्र प्रस्तुत कर देते। किंतु स्कूल की परीक्षा में एक प्रश्न पूछा गया, तुम पढ़ लिख कर क्या बनना चाहते हो, कारण सहित लिखो। और मैंने लिखा, मैं अपने गांव के पास वाले स्टेशन सिमराहा स्टेशन का स्टेशन मास्टर बनना चाहता हूँ। कारण बताते हुए लिखा, सिमराहा स्टेशन का स्टेशन मास्टर सदा चुपचाप बैठकर लिखता रहता है। दिन में बस 2 बार गाड़ी आती जाती है। स्टेशन के किनारे खजूर के पेड़ में बया के घोंसले हैं। चिड़िया दिन भर चहचहाती रहती है। स्टेशन मास्टर की स्त्री बहुत नेक है और वहाँ गरीबों में मुफ्त में दवा भी बांटती है। स्टेशन मास्टर तार का घंटा देता है और वहाँ पुकारता है, ए मुखालाल, गाड़ी छोड़ो, घंटा दो। पढ़ लिख कर मैं डॉक्टर नहीं बना, वकील नहीं हो सका, सिमराहा स्टेशन का स्टेशन मास्टर भी नहीं। आज तक वो तमन्ना मन में। सिमराहा स्टेशन पर नजर पड़ते ही मेरी आंखों के सामने सैकड़ों तस्वीरें नाचने लगती। पानी पौड़े, पेटमान, जनक सिंह, फिर लिखिया छोटा बाबू, जनक सिंह की अधेड़ औरत, मटरा टराकी, जगमोहन साहब, उसकी बीवी, उसके दुकान की जलेबी, वो गोरी सुनारे, स्टेशन मास्टर का क्वार्टर, ग्रामोफोन और पूर्वी बंगाल के मोटे मुसलमान स्टेशन मास्टर का लड़का मकबूल, जो देखने में हूबहू मेरे जैसा था। हाँ मकबूल। ए फरिंदर भैया, वो
अम्मा इनमें से पड़िंदर कौन है? हम ये वाला तो मकबूल कौन है? हम कोई भी हो अम्मा बुला दे जल्दी आ जाइए। ये तुम लोग एक ही जैसा। अरे मकबूल कौन सा है? हम कौन है बताओ? चल, अम्मा बुलाए तुम्हारी। चल। बाहर के लोग हमें सहोदर भाई समझते थे, कभी कभी तो उसके बाप और मेरे पिताजी को भी भ्रम हो जाता था। बहुत सी बातें, अनेक किस्से, सैकड़ों तस्वीरें सिर्फ इस सिमराहा स्टेशन पर आकर ही याद आती। मैंने सोचा था मेरा ये स्टेशन सिर्फ मुझे ही अच्छा लगता है। वाओ, द ग्रेट कंट्री इंडिया। वाओ, व्हाट अ फेलो, वेरी नाइस। यही शूटिंग हो गए। ये वाओ वाओ, बहुत सुंदर, कितना सुंदर स्टेशन है। हम अपने फिल्म की शूटिंग यहीं पे करें। स्केच बनाओ। स्केच बनाइए। यस। हाँ जी ओके। सर। तो हम सबसे पहले शॉट लेंगे। जी सर। फ्रेम बनाओ, फ्रेम फ्रेम बनना। जी सर। ये जो कच्ची सड़क गई है यहाँ, हाँ, सबसे पहले शॉट लेंगे कच्ची सड़क। कच्ची सड़क। जी हाँ, जी। और इसके बाद जो सामने मकान दिख रहा है ना, हाँ। यस सर, मकान में कैमरा जाएगा और मकान के छत पे हीरो खड़ा हुआ है। हाँ। ओके सर, और sketch। इसके बाद सीधा कैमरा आएगा ये बगीचे की तरफ, जो बगीचे में एक आम के पेड़ के नीचे हीरोइन खड़ी हुई है। यस सर, स्केच। और दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं वहीं से। यस सर। ठीक है सर। और ए बाबूजी, जुबान है। सॉरी भाई साहब, सॉरी भाई साहब। सॉरी और नहीं, पने ही बाजे चरमराऊंगा। इसका भी स्केच बना लूंगा। स्केच बनाइए। इसको भी फ्रेम में ले लेना यार। ये गरीब लोग हैं, आ जाते हैं 20-20। ओके ओके ओके। तो हीरो वहां से चलेगा। यस सर। जी। हीरोइन भी वहां बगीचा से चलेगी। यस सर। दोनों सेंटर पे मिलेंगे। यस सर। शॉट रेडी। यस सर। शूटिंग शुरू की जाए। यस सर। ओके ठीक है सर, शॉट ले लीजिए। हाँ हाँ। अरे ये पहाड़ कहाँ से आ गया? 1 मिनट सर, मैं देख। क्या है? अरे सर, गोबर है। ओह माय गॉड। इसका भी स्केच बनाता हूँ मैं। नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं, इसको नहीं बनाना। ओके ओके, हम शूटिंग स्टार्ट करते हैं। यस। आप सब तैयार हैं? यस सर। साइलेंस। यस सर। रोलिंग कैमरा एक्शन। सर, लाइट रहेगा, लाइट। हाँ सॉरी सॉरी सॉरी। ओके, रोलिंग लाइट कैमरा एक्शन। किंतु 2 वर्ष पहले मुंबई कोलकाता के फिल्मी मित्र आउटडोर की शूटिंग के लिए यहाँ पर आए तो इस छोटे से गवाई स्टेशन ने उन्हें भी मोह लिया। एक और दूर तक फैले हुए खेत, छोटे छोटे गांव, दूसरी ओर सपाट मैदान, सामने विशाल बरगद का पेड़। कैमरामैन सुब्रत बाबू ने अपने गले में लटकते हुए आला से दिशाओं को देखा। चटर्जी मोसाई ने कई स्केच बनाए। भट्टाचार्य जी ने दोनों तल हत्थियों से फ्रेम बनाकर सिमरा गांव के बीच से गुजरने वाली सड़क के लॉन्ग शॉट का अंदाजा लगाया। सचमुच सती जाएगा ठा अद्भुत। कहाँ से आ गया? कौन आ गया? बस। भाई साहब, आप कौन हैं? हम यहाँ के हीरो हैं, खा पी कर। हीरो? भगाइए मारना। कौन है? पूरा मूड खराब हो गया। यस। आप लोग इतना ध्यान नहीं रखते, बीच में कौन आ रहा है? आप शूटिंग नहीं होगी। बैकअप। सिमराहा स्टेशन के प्रति मेरे गुप्त प्रेम की बात सिमराहा का बद्री भगत भी जानता है। वो मेरा हमउम्र नहीं है, मुझसे 3-4 साल का छोटा है। पान खाते खाते उसके दांत कत्थई हो गए हैं, लेकिन नॉवेल पढ़ते पढ़ते और सिनेमा देखते देखते वह एक विज्ञ पाठक और प्रौढ़ दर्शक हो चुका है। वह जब भी मुझसे मिलता है तो कहता है, अरे भाई साहब, आपके स्टेशन के बारे में कहानी लिखी, शोर तो कहीं छपी नहीं, ऐसा करिए उसे नॉवेल बना चाहिए। ठीक है भाई साहब, चलने याद ना। बद्री ठीक कहता है, मुझे एक नॉवेल ही लिखना होगा। रामायण, महाभारत, प्रेम सागर, पंचतंत्र आदि मोटे ग्रंथों के अलावा सप्ताह में आने वाली साप्ताहिक पत्र पत्रिकाओं की याद आती है। वेंकटेश्वर समाचार, रंगपुर पत्रिका, सैनिक, प्रताप प्रवासी, हिंदू पंच, विश्वमित्र, विशाल भारत और हितैषी। हितैषी मुझे इसलिए प्रिय है क्योंकि वो मेरे गांव से 8 माइल पश्चिम सिमरवनी गांव में प्रकाशित होती है। हस्तलिखित नहीं, सुमुद्रित सचित्र मासिक पत्रिका। इसके पाठक और ग्राहक अफ्रीका, फिजी और मॉरिशस में भी थे।
इसके संपादक पंडित रामदेनी तिवारी जी से हमारे पिताजी का बहुत ही घनिष्ठ परिचय था। पिताजी हमेशा उनके बारे में कहते रहते थे, तिवारी जी कविशर हैं, सुराजी है, नाटक लिखते हैं, नाटक खेलते हैं। तिवारी जी हास्य रसा अवतार हैं। ये देखो उनकी नई किताब भैया जी की घोड़ी, दिन दिहाड़े खेत उजाड़े, बचे न बरवा तोड़ी। भैया जी से बढ़कर निकली भैया जी की घोड़ी। भैया जी अर्थात जमींदार का पटवारी। जमींदारों के प्रबल प्रताप पर, जमींदारी प्रथा पर, जमींदारों पर ऐसा करारा व्यंग और ऐसी यथार्थवादी कहानी, वही था पहला उपन्यास जिसे जीवन में मैंने पहली बार पढ़ा था। 1930 नमक कानून तोड़कर विदेशी वस्त्रों की दुकानों पर, शराब की भट्टी पर धरना देने वाले देश के सेवक जेल जा रहे थे। सुराजियों को आश्रय देने वालों को पुलिस वाले परेशान करते। ऐसे ही दिनों हाथ में तिरंगा लिए कई वॉलेंटियरों के साथ एक व्यक्ति हमारे घर पर आए। पिताजी प्रसन्न हुए, बोले, सुनती हो, तिवारी जी आए हैं। तिवारी जी, द्विजदेनी जी, हितैषी के संपादक, शिविवा नाटक भैया जी की घोड़ी के लेखक। भक्तिपूर्ण प्रणाम करने के बाद मैंने उन्हें राष्ट्रीय सिंहनाथ नामक किताब से रटी हुई एक कविता सुनाई। सुन लो भैया टेसू राय। फिर उन्होंने पिताजी से कहा, वाह, देखिएगा एक दिन ये बहुत आगे जाएगा, आपका नाम रोशन करेगा। उन्हीं के आशीर्वाद पर मैंने तुकबंदी शुरू की। कवि सम्मेलनों में समस्या पूर्ति करके पुरस्कार भी प्राप्त किया। उन्हीं के आशीर्वाद से मैं विद्यार्थी आंदोलनों में भी आया। उन्हीं की स्वीकृति से मैं राजनीतिक क्षेत्र में भी आया। उन्हीं के आशीर्वाद से सन 1942 में भागलपुर सेंट्रल जेल में मैं उनके साथ था। उनके अंतिम दिनों में मुझे उनकी सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मुझे संतोष है। अन्य सेवाओं के अलावा 3 उपन्यास पढ़कर सुनाए थे उन्हें। रविंद्रनाथ ठाकुर का योगायोग, प्रेमचंद का गोदान और अज्ञेय का शेखर एक जीवनी। परंतु अपनी मृत्यु से 2 दिन पूर्व वे किसी के नाम एक पत्र लिखना चाहते थे, शायद अपने पुत्र के नाम। मैं प्रिजनर्स लेटर पर कलम थाम कर घंटों बैठा रहा। वे चित लेटे रहे, नाक पर उंगली रखे कुछ सोचते रहे। बहुत देर बाद एक लंबी सांस ली और बोले, नहीं बेटे, कुछ नहीं लिखना लिखाना। और सुनो, अब तुम ये कविताएं छोड़कर कहानी लिखना शुरू करो। उसके बाद उपन्यास लिखो, नाटक, व्यंग्य वगैरह सब कुछ लिखना तुम, सब कुछ, सब कुछ। विशाल भैया, ओ विशाल भैया, अरे उठिए विशाल भैया। अरे नाटक आगे बढ़ाना है, नाटक आगे बढ़ाना है। अब चेतन में चले गए थे। अरे अब चेतन से चेतन में आ जाइए। सब बैठे हैं। हाँ, नाटक आगे बढ़ाना है, पुरस्कार भी तो देना है। महिला आंचल प्रकाशित होने के बाद, प्रकाशन समारोह के बाद मैं रात भर फूट फूट कर रोता रहा। पिताजी, तिवारी जी
दोनों में से कोई नहीं रहे। वे होते आज 1945 दशाश्वमेध में हम जिस मकान में रहते थे वह चित्रंजन पार्क के ठीक सामने था। उन दिनों उस मकान का नंबर था 17/131। घर की खुली छत पर बैठकर मैं पार्क की बगल वाली सड़कों से आने जाने वाले लोगों को घंटों देखता रहता था। उन दिनों नया नया नास्तिक हुआ था, लेकिन गंगा नहाकर आए हुए लोगों की पवित्र देहों को छूकर आने वाली हवाएं मेरे मन में पूजा के असंख्य फूल खिला जाती थी। उन्हीं दिनों उसी सड़क पर एक दिन एक कन्या पर नजर पड़ी। उसे देखते ही लगा कि मैं उसे पहचानता हूं। मैं उसके पीछे पीछे हो लिया। घाट पर कीर्तन मंडली के दर्शकों में वह अचानक कहीं खो गई। मेरी आंखों ने उसे ढूंढ निकाला। मैं उसे निहारता रहा अपलक। कहाँ देखा है इसे? पूर्व जन्म में? कहाँ? वह रोज आती अपनी माँ के साथ। जिस रोज वह नहीं आती मैं बेचैन हो जाता। उस पर दृष्टि पड़ते ही मेरे रोम रोम बज उठते। फिर घाट पर कीर्तन समाप्त होने के बाद मैं उसके पीछे पीछे कालीस्थान की गली होते हुए एक अंधी गली तक जाता। मैंने उसका घर देख लिया था, उसका नाम जान लिया था। दिन रात उसी की चिंता, उसी की याद। उसकी याद में 1 साल तक मैं पागल होकर उसके पीछे पीछे घूमता रहा। वह जहाँ भी जाती, विश्वनाथ गली, गदौलिया गली, विश्वनाथ फाटक, मैं उसके हमेशा साथ रहता। हमारी आंखें चार होते ही उसका चेहरा लाल हो जाता, मेरी कनपटी गर्म हो जाती, कलेजे की धड़कन बढ़ जाती, लेकिन मुंह से कभी कुछ नहीं निकला, कभी साहस ही नहीं हुआ। एक दिन एक मिठाई की दुकान में वह मुझसे कुछ कहते कहते रुक गई। सुनो। बस इतना ही। फिर एक दिन अचानक वह कहीं खो गई और फिर मुझे कभी नहीं मिली। 1958 इलाहाबाद मोहल्ला लूकरगंज में हमारे घर के सामने वाले खुले मैदान में फुटबॉल मैच से लेकर सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन तक होते थे। उस बार सरस्वती पूजा के दिन हम सुबह उठकर संगम नहाने गए। श्री निराला जी का दर्शन किया, आशीर्वाद और फूल लेकर प्रसन्नचित होकर लौटा। महान दिवस। लौटकर देखा सामने खुले मैदान में पूजा मंडप में पुष्पांजलि देने वाले नर नारियों की भीड़ लगी है। मैं भी पुष्पांजलि देने गया। बंगाली पुरोहित चिल्ला रहे थे, ईबा शेष आर अंजलि हो गए ना। देखा एक महिला अपने 5 वर्षीय बालक का हाथ पकड़े पुरोहित जी से कुछ कह रही थी। ए हाथे खड़ी। पीली धोती, सफेद कुर्ता, हाथ में स्लेट लिए उस बालक को देखकर मुझे अपने बचपन की याद आई। इसी तरह मैंने भी हाथ में स्लेट लिए और खल्ली लेकर ओम नमः सिद्धम लिखा था। आदि खड़ी संपन्न होने के बाद भद्र महिला ने अपने स्वामी से कुछ कहा। कोई थे? पंडित जी पुकार रहे थे, ईबा शेष अंजलि। भद्र महिला से आके 4 हुई। मैंने पहचान लिया था। उसके चेहरे पर तरह तरह के भाव आए गए। फिर भीड़ में खड़े अपने स्वामी से कुछ बोली। फिर मेरे पास आकर बोली, चीनी चीनी माने हो थे? मैंने कहा ना, आप मुझे नहीं पहचानती। अवश्य आमी चिनी आप ना के। आपने बनारस से छेले? किछुदिन छिना। भीड़ से एक किशोरी कन्या निकलकर आई। माँ, आज के रात्रि रामेश हमसे दिखाने हो गए, यही खाने। मैं अवाक खड़ा उस बालिका को देखता रहा। मैं काशी के दशाश्वमेध घाट पर चला गया। न जाने का पुरोहित जी ने प्रारंभ किया। हाँ तो शुरू कीजिए, बोलिए। ओम भद्रकाले नमो नित्यम। ओम भद्रकाले नमो नित्यम। सरस्वते नमो नमः। सरस्वते नमो नमः। वेद वेदांत वेद वेदांत वेदांग वेदांग विद्यास्थाने विद्यास्थाने स्वाहा स्वाहा। जय हो बाबा जी की जय चलो प्रसाद नीति चलो, चलो प्रसाद नीति चलो, चलो 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 प्रसाद नीति चलो चलो। ध्यान करते समय मानस पट पर वही किशोरी कन्या की मूर्ति अंकित हो गई। साहित्य रचना। स्कूल कॉलेज की मैगजीन को छोड़कर 1945 में कलकत्ता के साप्ताहिक विश्वमित्र में पहली कहानी प्रकाशित हुई, बट बाबा। वाह क्या कहानी है, बहुत बढ़िया, क्या लिखा है गुरु? उसके बाद 1947-48 तक करीब 1 दर्जन कहानियां विश्वमित्र में ही प्रकाशित हुई। पार्टी का भूत, कलाकार,
दीपावली विशेषांक सन ईस्वी याद नहीं, 1948 या 49 में पटना के साप्ताहिक जनता में रिपोर्टाज लेखन, जय गंगा, बाढ़ पर आधारित डायन कोसी और एक टू आस्ते आस्ते, और एक शरणार्थी कैंप में लिखित पत्र जिसे संपादक मित्र ने छाप दिया। उस पत्र के छपते ही वहां के स्थानीय साहित्यकारों में हाहाकार मच गया। हाहाकार होने के बाद पंचायत बुलाई गई और पंचायत में स्वयं साथी जयप्रकाश नारायण जी ने कहा, अब मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब इस लेख में भी गिरह लगा दी जाए, उपसंहार करते हुए चंद सत्रे और। मैंने रात में भैंस चराई, पानी में भीग कर गीली मछली का शिकार किया है, बारातों में घोड़ा दौड़ाया है, कलाली भट्टी में बैठकर झूम झूम कर गीत गा गा कर दारू पिया है, गांव वालों के साथ सर में पगड़ी बांधकर लाठी से बाघ मारा है। बोलो बोलो हे औराही हिंगना के निवासियों, क्या मैं झूठ कहता हूं? और ये औराही हिंगना के निवासी ही बताएंगे कि मैंने अपने जीवन में क्या क्या किया है। लेकिन मैंने अपने जीवन में जो कुछ भी किया है, बुरा या भला, सुकर्म या कुकर्म, ये सारी स्मृतियां ही मेरी पूंजी हैं। 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 ये नाटक था नकबेसर, प्रणेश्वरनाथ रेणु का लिखा हुआ। पात्र थे शिवेंद्र सिंह, विशाल आचार्य, आमिर आचार्य, यश पवलिया, हेमराज तिवारी, मुकेश गौर, अनुज शुक्ला, प्रभाकर द्विवेदी, कनिष्का सहारे, भूमिका ठाकुर, अनुष्का सहारे, ज्योति सिंह, आनंदी मिश्रा, अर्चना। और हमारे नाटक के निर्देशक आनंद मिश्रा जी। ये जो नाटक था मूल रूप में रिपोर्टाज जैसा बताया आनंद जी ने, इसको कहन कथा शैली में किया गया है, जो कि बहुत मेहनत मांगता है और बहुत सीखने को मिलता है। और इस तरह का नाटक अभी भोपाल में किसी ने प्रस्तुति किसी ग्रुप में, जो ये सुदेशना मिश्रा का है। इसमें ध्वनि से अपने अरविंद, अभिनय प्रशिक्षण दिया हिंदा ने, प्रॉपर्टी और लाइट के लिए अब रामदास जी हैं, प्रॉपर्टी के लिए मैनेजमेंट निरंजन जी ने किया, और मनीष जी ने ये इसका सेटअप लगाया और इन बच्चों का प्रदर्शन किया। इस नाटक में पहले रोल करते थे प्रदीप, जो चित्रकूट रघुवंशी, और सुखमुख ने बच्चों का रोल किया। और इस नाटक की रूप सज्जा की है शीला, और देश का सहयोग किया है उषा जी। अगला बच्चों का ये है ना, ऐसे जाते हैं। आप सभी का स्वागत है इस नुक्कड़ नाटक
ज्योति उजाली इसकी ज्योति। हरे भरे पेड़ पौधे और इस धरती को बंजर बनाया है बंजर। मिट्टी को प्रदूषित करने में बड़े बड़े कारखाने जिम्मेदार हैं और साथ ही खेतों की जमीन पे अत्यधिक कीटनाशकों का उपयोग करने से भी जमीन प्रदूषित होती है। चलो चलो क्रिकेट खेलते हैं। हाँ चलो चलो। पर हमारे पास तो स्टंप ही नहीं है। अरे वाह, इतना बड़ा और मजबूत पेड़, इसी से स्टंप बनाकर अपन क्रिकेट खेल लेते हैं। हाँ चलो चलो। अरे नहीं नहीं, पेड़ों को काटना नहीं चाहिए, इसी से तो हमें शुद्ध हवा मिलती है। शुद्ध हवा मिलती है। कभी नहीं सोचा था जंगल जल जाएंगे, मौसम बदल जाएंगे, पशु पक्षी की प्रजातियां खत्म हो जाएंगी। काट दिए जंगल सभी, दूषित कर दिए पर्यावरण और हम चले विकास की ओर। पेड़ पौधे लगाना है, पर्यावरण बचाना है। अरे अरे क्या हुआ तुम्हें? मैं सांस नहीं ले पा रही। इसीलिए कहते हैं पेड़ों को लगाएंगे पर्यावरण बचाएंगे। अरे ये क्या कर रही हो? कुछ नहीं, घर पे कचड़े जला रही थी। तुम्हें पता नहीं है, कूड़ा जलाने से और वाहनों से निकलने वाला धुआं हम मनुष्य और सभी जीव जंतुओं को नुकसान पहुंचाता है। इससे वायु प्रदूषित होती है। चल, अरे ये क्या किया? अरे कोई नहीं, वो बह के चले जाएगा कहीं। अरे दीदी, आपको नहीं पता पानी में कचरा डालने से पानी खराब हो जाता है। हाँ ठीक है। खराब हो जाता है। अरे मुझे चक्कर आ रहे, मुझे पानी चाहिए। पानी। अरे क्या हुआ? मुझे पानी चाहिए, मुझे चक्कर आ रहे, प्यास लग रही मुझे। ये लो। ये तो कितना गंदा पानी, इसमें से तो बदबू आ रही है। इसीलिए कहते हैं कि नदी नालों पे कचरा कूड़ा नहीं डालना चाहिए, इससे पानी प्रदूषित होता है। हम सब कुछ देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, फिर भी हम अनजान बन जाते हैं। हम देश की सोच बदलने आए हैं। तू सोच। हम सोच बदलने आए हैं। पेड़ों का सम्मान करो, धरती का श्रृंगार करो। पेड़ों का सम्मान करो, धरती का श्रृंगार करो। पेड़ों का सम्मान करो, धरती का श्रृंगार करो। हम सबका है एक ही नारा, बचाना है हमें अपना पर्यावरण। हम सबका है एक ही नारा, सुरक्षित रहे देश हमारा। हम सबका है एक ही नारा, सुरक्षित रहे पर्यावरण हमारा। इस नाटक को तैयार किया था नमिता और मनीष ने। हाथ पढ़ के करो। मेरा नाम नताशा धोलपुरिया है। सुरभि वानखड़ी। मेरा नाम अंजलि खांडेकर है। मेरा नाम बंसिका कुर्रे है। लतिका बिसेन, अंजू वर्मा, अनुश्री वानखड़े, सपना सेन, महिमा शिरवंशी, सोमशेखर गौतम, अक्षित कापड़े, पूजा अहिरवाल, सिमरन सेन, लकी पंडा, आरती खांडेकर, माधुरी मार्कंडे, काजल मार्कंडे, सेजल कुशवाहा। नाम बोलने पड़ेगा। आइए चैलेंज